अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आज एक तारीखी दिन है। तारीखी दिन इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम ने बराह रास्त अपने टीवी सेट्स के ऊपर देखा कि कैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में कार्रवाई चलती है। वहाँ पे आज समाअत हुई। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस आज पहला दिन था। अदालत में क्या कुछ होता रहा, इसको लोग किस नज़र से देख रहे हैं और वहाँ पे जो बरसा बरस से रिपोर्ट कर रहे हैं कोर्ट रिपोर्टर्स, वो इसको किस नज़र से देख रहे हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुल्की सियासत के हवाले से जो मामलात हैं, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डालें। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट साकिब बशीर साहब। साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ हमारे दोस्त सदीक जान, सीनियर रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर। सदीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। एक तारीखी दिन है, तो अब कोर्ट रिपोर्टर्स को इस्तीफे दे देने चाहिए, क्योंकि अब तो डायरेक्ट समाअत पूरी कौम ने टीवी पे देखी। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो इस्तीफे तो मेरा ख्याल है हमें कोई डर या खौफ ना है ना होना चाहिए। जिस दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब आ रहे थे तो मैंने खुद लिखा कि ये लाइव स्ट्रीम कराएं, बराह रास्त अदालती कार्रवाई। रिपोर्टर मुतालबा करते रहे, बिल्कुल मुतालबा करते रहे, क्योंकि अब दुनिया जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ये अदालती कार्रवाइयाँ बराह रास्त दिखाने से जजेस को डरना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट में भी हमने बहुत कोशिश की थी, उस वक्त जस्टिस हसन नल्ला थे, और आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस जो है उनका ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये सारी अदालती जो है वो कार्रवाई सबके लिए खोल दी है। वर्ल्ड वाइड जो है देखा जा रहा है, जहाँ पे पाकिस्तानी है वो देख रहे हैं। और ये जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस में ऐसा ही होना चाहिए, और मेरा ये ख्याल है ऐसा ही होगा, ताकि पब्लिक खुद देखे कि जजेस क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जजेस भी, वकला भी और सहाफ़ी भी, कोर्ट रिपोर्टर्स भी सारे अकाउंटेबल होंगे कि जजेस क्या कर रहे हैं, वकला में कितनी कैपेसिटी है। कुछ एक्सपोज होंगे, कुछ के लिए बड़ा जो है वो उस पर लोग बात करेंगे कि बड़े उसने अच्छे आर्गूमेंट्स दिए। फिर जो सहाफ़ी हैं वो भी अकाउंटेबल इस लिहाज से होंगे कि आप बतौर एंकर या ऐसे सहाफ़ी जो कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करते, तो वो जब चैनल्स पे सारी कार्रवाई देख चुके होंगे, उसके बाद मेरा या सदीक जान साहब का वो तबसरा, तज्जिया या वो खबर देखेंगे, तो वो उसमें फिर अच्छे तरीके से वो अकाउंटेबल हमें ठहरा सकते हैं। भाई ये बात तो वहां पे हुई नहीं जो आप कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा जो है वो वैसे जो आज हमने देखा और पूरी कौम ने देखा, उससे तो कोर्ट रिपोर्टर्स की अहमियत में और इजाफा हो गया, समझने के लिए कि भाई हो रहा क्या है, मुकदमा किसका है, लड़ रहा कौन मुकदमा है। इसलिए कि वकील साहब तो बड़ा कम बोले। मैं जरा सदीक से भी पूछूं, सदीक क्या कैमरे की वजह से आज कोई कोर्ट में तब्दीली थी कि यह आम तौर पर भी जब आप लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, इसी किस्म का रवैया होता है, इसी किस्म के हालात होते हैं? देखें, इस पे आने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर ये बता दूं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि मैं जो आपके सवाल का जवाब है ना उसमें किसी हद तक उनके ऊपर कुछ तनकीद भी होगी, जो आज जिस तरह से मतलब प्रोसीडिंग या इससे पहले जिस तरह से प्रोसीडिंग होती रही। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अतर काज़मी साहब, हम पूरा मीडिया पे एक देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने, उनके हामी लोगों ने, और पूरा एक सहाफ़ियों का भी एक ग्रुप है जिन्होंने बहुत ज़्यादा काजी फ़ाइज़ साहब के बारे में तासुर कुछ और बना दिया है। और ऐसा लगता है कि वो चीफ जस्टिस बने हैं सिर्फ शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा देने के लिए। वो जज बने हैं, पता नहीं जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। बल्कि एक सहाफ़ी ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया कि 17 सितंबर के बाद जो क्रैकडाउन है उसमें बहुत सख्ती आने वाली है। यानी एक तासुर दिया गया कि इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ होंगी। शुरू में मैं आपको ये बता दूँ अतर काज़मी साहब कि बहुत गलत साबित होंगे, 90% लोग गलत साबित होंगे। ये बात तो मैं आपको बता दूँ, काजी फ़ाइज़ साहब ऐसे फैसले देंगे कि उनके जो नाकदीन हैं वो उनके मोतरफ़ हो जाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा इस वक्त छलांगे मार रहे हैं वो उनके नाकदीन की फहरिस्त में चले जाएंगे। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं। लेकिन दूसरी जहाँ तक बात है, काजी साहब का ना, देखें, उनका अपना एक शख्सियत होती है, मिजाज होता है। काजी साहब क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में डायरेक्ट चीफ जस्टिस बन गए, फिर उसके बाद वो चीफ जस्टिस के बाद फिर वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब काजी साहब देखें, बाकी अगर आप जजेस की हिस्ट्री उठा के देखें, चीफ जस्टिस बने हैं वो 10-10 साल, 12-12 साल कुछ जजेस जो है वो हाई कोर्ट में रहे चीफ जस्टिस बनने से पहले। फिर एक ना टेम्परामेंट बन जाता है। हाई कोर्ट का जज जो है ना वो डेली, साकिब बशीर साहब हाई कोर्ट को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो कम केसेस हैं, अगर आप इसका मुआवजा करें लाहौर या बाकी सूबों से, तो वहाँ पे एक एक दिन में कई जज 40-40, 50-50 केस भी सुनते हैं। तो उससे ना उनका एक टेम्परामेंट बन जाता है, उनका एक तहम्मुल, बर्दाश्त। काजी साहब का ये थोड़ा सा उनकी शख्सियत का पहलू है, वो एग्रेसिव हैं। वो मतलब वो ऐसा समझो 2020 वाले हैं, ठक 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 करके बस ठीक है चलें, और वो टेस्ट मैच वाले नहीं है। यहाँ पे चाहिए होता है टेस्ट मैच वाला, और ख़ासतौर पे जब ऐसा चीफ जस्टिस जो फुल कोर्ट को प्रिजाइड कर रहा हो, उसको हेड कर रहा हो। तो काजी साहब आज जो टीवी पे लोगों ने देखा है ना,
ये कुछ भी नहीं था। जब कैमरे नहीं होंगे, कैमरों के पीछे बहुत फ़र्क आया, ख़ास तौर पे काजी साहब ने बहुत बार जब्त किया, जो उनका मिजाज है उसके खिलाफ वो गए, तहम्मुल जब्त। सर जब कैमरे नहीं होंगे ना, फिर जब मैं आपको, अब तो कैमरे देखें, एक रवायत पड़ गई, अब तो कैमरे कहीं नहीं जा रहे, अब कैमरों को भी आदत पड़ गई और आवाम को भी आदत पड़ गई देखने की। होना तो यही चाहिए। जैसे मैं ज़रूर ये कहूँगा, जो साकिब बशीर साहब ने बात की कि इस पर तारीफ़ करनी चाहिए काजी फाइज़ साहब की, कि उन्होंने आके और लाइव किया, और ये बड़ा, जैसे हम अपने आम अल्फाज में कहते हैं ना, बड़ा दिल घुर्दा चाहिए था इसके हाँ, लिए, बिल्कुल। ये उनको क्रेडिट जाता है। और इससे पहले हमने देखा था कि आसिफ सैयद खोसा साहब ने और फिर बंदियाल साहब ने भी उसको थोड़ा सा और बढ़ाया, वो जो वीडियो लिंक की सहूलत थी कि वीडियो लिंक के जरिए। तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना चाहिए। लाइव हुआ है ना, अब आज देखा तरकाज़मी साहब ने, हो सकता है कल से तरकाज़मी साहब लाइव ना हो तो कोर्ट आने शुरू कर दें। हाँ नहीं, ये देखें, ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा, साकिब बशीर साहब के क्रेडिट तो यकीनन काजी साहब को जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे ये है कि आवाम देख रही है कि इंसाफ होता किस तरह है, ओपननेस जो होती है ना जस्टिस के बारे में, ये भी एक बड़ा प्रिंसिपल है कि नज़र आए इंसाफ होता हुआ। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी तकसीम भी नज़र आई, लगा इस तरह कुछ मौक़ों पे कि वकील से ज़्यादा जज साहिबान एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो फिर पर वो कहते थे नहीं ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्या ये पहले भी ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करते रहे? बिल्कुल, ये पहले भी होता रहा है और अब आगे भी होता रहेगा। और आज भी वही लोगों ने देखा कि जिस तरह मतलब जैसे ही कोई समाअत 3-4 घंटे 6 घंटे की भी समाअत हो या मुख्तलिफ कई दिनों तक समाअत जो है वो चलती रहे, तो उसके बाद जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बता देते हैं कि अगर 8 जजेस हैं तो 5-3 सा फैसला आएगा, 4-3 का आएगा। तो वो इसी वजह से बताती हैं। जो लोगों ने जो टीवी पे देखा कि जजेस की वाज़ेह तकसीम जो नज़र आ रही है, उनका बिल्कुल उन्होंने माइंड एक्सपोज किया कि फ़लाँ पॉइंट पे उनका माइंड क्लियर है, फ़लाँ पॉइंट दूसरे का माइंड क्लियर है। तो यही वो तकसीम है कि जिसकी वजह से हम भी कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं या कोई अपना एनालिसिस दे देते हैं कि अब केस जो है वो इस तरफ जा रहा है और अब केस जो है वो इसमें फैसला जो है वो बुनियादी तौर पर ये आ सकता है। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं ये कहूँगा कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। ये एक चीज़ है। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती कहें या जो भी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की बात की जाए तो वहां पे भी तकरीबन 25% रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हर चीज पे उनकी राय, और बाकी जो है आज तो कुछ रिपोर्टर उनको वेलकम करके ऑफिस तक भी छोड़ के आए। वीडियोस अगर हम देख रहे थे रिपोर्टर्स की आ रही थी, बस उस पर भी बात करते हैं वो। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पुलिस वालों को बड़ी आज रजनिश हुई है, पुलिस झिड़के पड़ी हैं काजी साहब से। नहीं, उसकी वजह ये हुआ है कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो कवरेज करते करते काजी साहब के साथ लिफ्ट में चले गए ऊपर तक, और फिर उनके चैम्बर तक गए, चले गए। उनके चैम्बर में जब दाखिल होने लगे वहाँ, लेकिन अब सहाफ़ियों का भी कसूर निकाली, अनाउंस हो गया था कि अब सब कुछ कैमरा पे आएगा, तो सहाफ़ियों ने को तो मौका मिलना चाहिए, वो तो कैमरा लेके पहुंच अलाउ होता नहीं है इस तरह के, वो आप सारा इस तरह कर लें, लेकिन अगर कोई आ जाए तो फिर उसको मेरे ख्याल में रोका नहीं जाता, तो इसलिए ये थोड़ा सा। अच्छा साकिब साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे ये तकसीम आगे भी नजर आएगी, क्या इस तकसीम को ख़त्म कर पाएंगे काजी साहब, जो बड़ा ज़रूरी है? हाँ, इख्तलाफ ज़रूर आइनी मामलात पे इख्तलाफ हो सकता है, अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये तासुर होना कि अदलिया में किसी तरह से वो मुनक़सिम है, मेरे ख्याल में वो कोई इंसाफ के लिए कोई बेहतर नहीं है। वैसे मैं इसके लिए एक टर्म कहें या जो भी एक बड़े सीनियर एक मतलब जज कहें या अदलिया में एक बड़ी अहम शख्सियत जो है वो कहते हैं कि काजी साहब जो है वो जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उनके यहाँ एक लाइन उन्होंने खींची होती है, इस तरफ वाले इस तरफ और इस तरफ वाले इस तरफ। तो अल्लाह करे कि कोई यूनिटी हो। यूनिटी मीन के जिस तरह आज मतलब हमने देखा जजेस जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो भी उनकी राय है वो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यह है कि कोई ऐसी रिफ्ट ना हो कि जिससे इदारे को नुकसान हो, अवाम का अदलिया पर एतमाद मुतज़लज़ल हो। लोग जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ और सुप्रीम कोर्ट को तरफ देख रहे हैं। जो बात सदीक जान ने की कि इंसानी हकूक की वर्स्ट जो है वो सिचुएशन यहाँ पे बनी है, उनकी पामालियाँ हुई हैं, हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की तरफ देखा जा रहा है कि जिन लोगों की वॉइस नहीं है, जिन लोगों को कहीं सुना नहीं जा रहा, हमने जो जुडिशरी है, अगर हाई कोर्ट लेवल तक अगर मैं बात करूं, वो जुडिशरी सहमी हुई है, वो जजेस पता नहीं फैसले क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये सारा बर्डन जो है उन पर है, और यकीनी तौर पर मेरा ये ख्याल है कि वो क्योंकि वो आइन की बात करते हैं,
तो आइन पर अगर उन्होंने अमल कराया तो ये पामालियां जो खत्म होंगी और लोगों को हक मिलेगा। ठीक है। अच्छा सदीक जान साहब, जिस तरह अभी इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि समाअत हो रही है, कैमरों के ऊपर नजर आ रहा है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। 90 रोज में इंतखाबात का मसला है, वो भी यकीनन लगता है इसी तरह की अदालत में जाएगा। एक तरह से गया हुआ है, अब मुकदमा कब उस पर समाअत होती है, उसके साथ साथ फौजी अदालतों का मसला है, दीगर मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का मसला है। तो आपको लग रहा है कि वंस ये वाला केस सेटल हो जाएगा, क्योंकि काजी साहब का एक मौकिफ था कि जब तक ये मसला हल नहीं होता मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा, तो उन मुकदमात में भी इतनी ओपननेस एक्सपेक्ट की जा रही है अदालत के अंदर? क्या रिपोर्टर्स आपस में क्या बातें करते हैं इस हवाले से? देखिए ये क्योंकि आज खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब ने कह दिया कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, और आज की ये जो लाइव किया जा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है, इसका फिर जायज़ा लिया जाएगा। एक कमेटी भी उन्होंने बना दी है जिसका भी कंफर्म नहीं है कि उसमें कौन कौन से जजेस शामिल हैं, कौन कौन है, और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा, इसके सारा जायज़ा लिया जाएगा। क्योंकि देखें अतर काज़मी साहब, इस वक्त जो पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से एक तलखियाँ हैं, जिस तरह से एक नफ़रतें हैं, जिस तरह से एक फासले हैं, उसमें अब ये देखना होगा कि आज अब जब हम सब एवेल्यूएट करेंगे आज के पूरे दिन को, उनके क्लिप्स को, क्योंकि अब ये है ना कि कई घंटों पे मुहित ये प्रोसीडिंग थी, कोई बंदा 1 मिनट का क्लिप उठा के और स्याको सबाक से हटा के और ट्वीट करेगा चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें फिर ज़ाहिर है सारे जजेस सारी चीज़ को देखेंगे। फिर इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि किस तरह से लोगों में मैसेज क्या क्या, जिस तरह से जजेस में नोक झोंक और ये चीज़ें सारी, क्योंकि इससे पहले भी चीज़ें हुई हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज की प्रोसीडिंग के बाद मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव चीज़ें होंगी जजेस के आपस में भी। उसकी वजह यह है कि इससे पहले हमने एक बार देखा था जब काजी फैसल साहब का रेफरेंस चल रहा था, बंदयाल साहब प्रिजाइड कर रहे थे, तो उस वक्त ये हुआ था कि 2 जजेस जस्टिस सजाद अली शाह साहब और मकबूल बाकिर साहब की आपस में तलखी हुई थी, और इतनी तलखी हुई थी कि एक जज ने कहा मैं उठ के चला जाऊंगा, उसने कहा मैं भी उठ के चला जाऊंगा, और फिर पूरा बेंच उठ के चला गया। और फिर जो है वो जब जजेस वापस आए तो बंदयाल साहब ने कहा कि मैंने अंदर जाकर इनको ठंडा पानी पिलाया और काफ़ी बेहतरी आ गई। अब ये वो चीज़ें हैं जो पहले हो रही थी लेकिन कैमरे के सामने नहीं थी, अब सारा पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊँ आज देखिए फिर इसका क्रेडिट तो काजी साहब को देना पड़ेगा ना। एक तो उन्होंने फुल कोर्ट भी बनाया, लोग बार बार मुतालबा करते रहे बंदयाल साहब से कि बना दें, कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी। काजी साहब ने पहले दिन बनाया और पहले दिन चीज़ें खोल के अवाम के सामने रख दी, तो यहाँ पे ये क्रेडिट तो फिर उन्होंने ले लिया ना काजी साहब ने। देखें काजी साहब की जो स्पीड है ना, आप सिर्फ स्पीड देखें कि पहले 2 दिन में उन्होंने क्या किया। भाई ये स्पीड का ना जिक्र हम शहबाज से पहले बड़े जो है ना कौम बड़ी डरी नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब वाली स्पीड तो वो थी कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, लेकिन काजी साहब की स्पीड इसलिए कह रहा हूँ कि देखें उन्होंने हलफ उठाया, हलफ उठाने के बाद उन्होंने रात को सारे जजेस को डिनर पे बुलाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने 3 तकर्रियाँ की, अपने सेक्रेटरी मुश्ताक साहब को लगाया, ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, फिर इसी तरह से वो रजिस्ट्रार जजील हसन साहब को लाए, फिर अपना स्टाफ ऑफिसर एक वो बाहर से लाए। अच्छा एक चीज़ है, ज़ाहिर है आजकल जहाँ तक बात की जा सकती है, आप सिर्फ देखें कि काजी साहब इतनी सख्त अपनी फील्डिंग क्यों लगा रहे हैं अपने चैम्बर के अंदर बाहर। तो ये चलें साकिब भाई से पूछ लेते हैं कि इतनी सख्त फील्डिंग, यानी वो चाहते तो सुप्रीम चलें रजिस्ट्रार का उनका एक था ना कि यार तो कितने सेशन जजेस या इस तरह के जजेस पहले मौजूद थे, उनको क्यों नहीं लगाया, एक जज साहब को लाए, उनको रजिस्ट्रार बनाया। मुश्ताक साहब जो बड़े मतलब ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, मतलब उनको लेके आए हैं, स्टाफ ऑफिसर बलूचिस्तान से लेके आए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी तो लोगों को लगाया जा सकता था, नहीं लगाया। तो फिर इसी तरह से आप देखें जो प्रेस रिलीज जिस तरह से आया, फिर फुल कोर्ट मीटिंग सुबह बुला ली, फिर फुल कोर्ट बिठा दी ओपन कोर्ट में। बार बार काजी साहब ने जिक्र भी किया आज के जी 54,000 मुकदमात यहाँ पे ज़ेर इल्तवा हैं, हम अवाम के पैसे यहाँ खर्च कर रहे हैं, ये उन्होंने मुतअद्दिद बार इस चीज़ का जिक्र किया, तो इस चीज़ का इदराक भी है उनको। बिल्कुल। और फिर उन्होंने जिस तरह से सुबह फिर प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया, फिर उन्होंने सुबह जैसा गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया, फिर जैसा उन्होंने स्टाफ से बात की, फिर इसके अलावा जिस तरह की वो तेज़ी से, तो लगता ये है कि कई बार हमें मौका मिलेगा आपके प्रोग्राम में आने का। बिल्कुल आपकी ज़ियारत करने का। अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा साकिब साहब, एक और चीज़ जो हमने देखी कि ऑब्वियसली जहाँ पे वकला जो हैं वो कोई चीज़ कोट कर रहे हैं, आइन का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वो तो इंग्लिश में होगा, और जज साहिबान भी उसको जब कोट करते हैं इंग्लिश में, लेकिन मुकालमे भी जो है वो मुसलसल इंग्लिश में चलते रहे, और बहुत सारे लोग फिर सोशल मीडिया पर ये पूछते भी रहे कि भाई अगर आम आवाम को बताना है तो कम अज़ कम मुकालमा उर्दू कर लो। तो क्या ये मेजॉरिटी जज साहिबान आपस में अंग्रेज़ी बोलते हैं? बिल्कुल, मेजॉरिटी जो है वो अंग्रेज़ी ही बोलती है, लेकिन कल की अगर बात की जाए तो उसमें जो प्रेस रिलीज थी वो फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने उर्दू में भी जारी करवाई, अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में।
तो काजी साहब उमूमी तौर पर जो इससे कबल भी जो ख़त्तो किताबत करते होते थे तो वो अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में करते थे। तो होपफुली जो जजमेंट्स हैं वो भी आएंगी। आज मैंने सुना बहुत सारे लोग जो है वो बात कर रहे थे कि पीटीवी को चाहिए कि वो साथ उर्दू कोई ट्रांसलेटर भी बिठा दे। तो मैंने लिखा है वो या तो ये है कि वकील होना चाहिए या कोई कोर्ट रिपोर्टर होना चाहिए, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटीज हैं उनको तो आप समझ ही नहीं सकते। तो यही वजह है कि कोर्ट रिपोर्टर महफूज हैं। ये भी एक पॉइंट जो है वो मौजूद है कि उसको समझना, जारी सी बात है लीगल टर्म्स इस्तेमाल हो रही होती हैं और बड़ी वो फास्ट ट्रैक पे जा रही होती हैं। इसमें एक चीज़ ये भी आपने देखी होगी कि 15 जजेस बैठे हुए हैं, एक वकील सामने खड़ा है, एक जज सवाल उठाता है, दूसरा तीसरा फिर वकील बोलता है। तो उन सारों को इकट्ठा करके उस पर पूरे एक खबर बनाना, ये भी एक जारी सी बात है, एक पूरी जो है वो टेक्निक है। और अच्छा, एक चीज़ मैं और बात करूँगा कि मफाद आमा के केसेस की आपने बात की कि आने वाले दिनों में बहुत सारे केसेस होंगे यकीनी तौर पर। मफाद आमा के केसेस मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में तो डेफिनेटली वो दिखाए जाएंगे। हाई कोर्ट्स की लेवल पर भी इस तरह का कोई अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब रूटीन के केसेस को आप ना दिखाएं, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस को ऑनर करें, दिखाएं, यूट्यूब बनाएं। मैं कितना अरसा हो गया, मैं गुजरात हाई कोर्ट है भारत की, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी प्रोसीडिंग मैं उधर यूट्यूब पे लगाते हैं, सुबह वो शुरू हो जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और बात जो सदीक जान ने की कि उनके सियाको सबाक से हटकर जो बातें हैं, ये चीज़ें भी वहाँ पे वायरल भी हुई, उनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी भी बनाई गई और जो रूल्स भी बनाए गए ताकि ये चीजें मिसयूज ना हो। तो ये वक्त के साथ साथ हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। समझते हैं इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का एक चीफ जस्टिस है, उससे जो लोअर जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स हो जाएं या उनसे नीचे, उनको एक तरह से जिसे आप कहते हैं हौसला मिलना कि जनाब अब ये इधर फैसले ऐसे हो रहे हैं और अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद होगा। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप देख रहे हैं आएगा? बिल्कुल होगा। मैं आपको बताऊं, जो लोअर कोर्ट्स है इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, लाहौर हाई कोर्ट को भी हमने देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी देखा कि जिस दिन 14 मई के जो फैसले वाली जो जजमेंट थी वायलेट हो रही थी, वो पिछले 3 मंथ से वायलेट हो रही है, वायलेट हुई है सरेआम, मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने की है। उसका इफेक्ट हाई कोर्ट्स पे भी आया, उसका इफेक्ट जो लोअर कोर्ट्स पे भी आया। एग्जेक्टिव उनके ऑर्डर्स, रूटीन के ऑर्डर नहीं मान रहे। वो समझते हैं कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया, हमें किसी ने नहीं पूछा, तो निचली अदालतें इनका क्या मतलब क्या कर लेंगी। और वही हमने देखा कि काफी अरसे तक ये मामला चलता रहा। अभी जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट ने थोड़े से स्टेप्स लेना शुरू किए हैं और जो एग्जेक्टिव है उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की हैं। अच्छा सदीक जान साहब, ऑब्वियसली अब जिस तरह बंदयाल साहब जाते हुए अपने फैसले में लिख गए कि अदालती फैसलों की बेतौकीरी हुई, यकीनन उससे अदलिया का वकार बुलंद तो नहीं हुआ। अब ये जो अदलिया का वकार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको किसी तरीके से बहाल किया जाए। आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा चैलेंज है काजी फायज़ ईसा साहब का? बिल्कुल, जिस तरह से जुडिशरी को बेवकूफ़ किया गया है और अब जुडिशरी की हैसियत नहीं रह गई और बेवकूफ़ बिल्कुल, मतलब जजेस के हवाले से जिस तरह की चीज़ें, अदलिया के हवाले से, अदालतों के फैसलों के साथ जो कुछ हो रहा है। देखें, यहाँ पे अप्रोच चाहिए, जो अप्रोच हमें नज़र आ रही है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की, जो अप्रोच अतर मिनल्ला साहब की हाई कोर्ट में हुआ करती थी, और वो अप्रोच चाहिए। और अदलिया जिस तरह से बेवकूफ़ हो रही है, उससे नुकसान पाकिस्तानियों को हो रहा है, क्योंकि जब अदालतों के फैसले इंप्लीमेंट नहीं होंगे, इससे एक और नुकसान क्या होगा अतर काज़मी साहब, इससे नुकसान ये होगा कि लोग कानून हाथ में लेना शुरू कर देंगे, खुदा न खास्ता, कि अदालतों में जाने का तो फ़ायदा नहीं है, अदालतों का तो फैसले को मानता नहीं है, तो कानून हाथ में लें, जो जिसका जो बस है फिर वो कर ले। तो ये बड़ी एक नेगेटिव चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और मैं आपको बताऊँ, बहुत लोगों से मैं पूछता हूँ जो किताबें पढ़ने वाले हैं या जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ को देखा है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमने नहीं देखा कि कभी पाकिस्तान की अदालतें इतनी बेवकूफ़ हुई हों जो इस वक्त है। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन से बदतरीन आमरीत के दौर में भी नहीं देखा कि पाकिस्तान की अदालतों के फैसले। पर उसकी जिम्मेदारी फिर किस पे, मुकर्रना पे आती है या आपकी अदलिया पे आती है या इंतजामिया पे? अदलिया पे आती है। खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो रहे हैं जस्टिस उमर बंदयाल साहब, उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि उन्होंने अपनी अदालतों को इतना बेवकूफ़ कर दिया कि जब हाई कोर्ट के 8-9 जजेस उनके पास आए और उन्होंने कहा हमारे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने उनको दुआ दे के भेज दिया। तो उन्होंने कहा बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करम करेगा। पर काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। जो भी चीज़ आएगी फिर वो उसके ऊपर वो फैसला तो देंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक खदशा है कि जिस तरह से आज भी जजेस में, यानी एक होता है इख्तलाफ होना, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जो इख्तलाफ राय जब मुखालफत और लड़ाई में बदल जाता है ना, तो फिर नुकसान होता है। अगर तो बंदयाल साहब के दौर की तरह ये लड़ाई हुई,
फिर अदलिया उसी उसमें नुकसान आइन और कानून और अदलिया का होगा और अवाम पाकिस्तान का होगा। ठीक है। साकिब बशीर साहब, सदीक जान साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोखेल साहब ने और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने, और अब से कुछ देर में होपफुली माइजा हमीद साहिबा जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, सर गुज़िश्ता रोज़ आपने एक प्रोग्राम में बात की कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है वो बुनियादी तौर पे उसका मकसद नून लीग को फ़ायदा पहुंचाना है, तो आप क्या समझते हैं कि इन जमातों का आपस में कोई इत्तेहाद हो रहा है, ये मिल के आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए अतर काजवी साहब, मैं वकील हूँ और एविडेंस के साथ बात करूंगा। आपको याद होगा जब पीटीआई की टूटने का जो टाइम शुरू हुआ और दड़ादड़ जो लोग थे पंजाब के, जनूबी पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के, और वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे थे, और फिर उसके बाद अचानक जो है ना वो इस्तेकाम पार्टी जो है ना वो वजूद में आ गई है। और वजूद में आने के बाद अता तारड़ साहब जो इनके वकील है उन्होंने कहा कि हमारी और इस्तेकाम पार्टी एक है और हम एहतियात के साथ जो है ना वो पंजाब में और पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे। तो और फिर आपने देखा कि वो जो सिलसिला था शमूलियत का पीटीआई के लोगों का, और वो रुक गया। वहाँ पुख्तनख्वा में तो वहाँ परवेज खटक साहब ने अलग पार्टी बनाई है, वहाँ के लोग वहाँ रुक गए। तो इस वजह से हमें बिल्कुल इस चीज़ का खदशा है, और बल्कि खदशा क्या यकीन है कि ये सारा नून लीग ने किया है, क्योंकि नून लीग ने 16 महीने की जो हुकूमत की है और 16 माह में, और मैं आपको एविडेंस के साथ बताता चलूँ कि वो अगर ये समझ रहे कि 2-4 मिनिस्ट्री हमने दे दी है तो हमारे इत्यादी बन गए, यहाँ सिर्फ मिनिस्ट्रों की बात नहीं है, वो कम से कम कोई 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा माओन खसूसी रखे। यहाँ तमाम पावर कंपनी के बोर्ड के चेयरमैनों ने अपने लोग रखे। यहाँ जुडिशल अफसरान जिसको अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या उसके नीचे लॉ अफसरान है, वो सारे के सारे नून लीग ने अपने रखे। तो ये सारी चीजें जो किए हैं, और फिर जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने जो फराख दिली से मरियम नवाज साहिबा को जो बेटी कहा, और उसी तरह उनने बेटी की तरह सलूक भी किया है, और इसी तरह बिलावल साहब ने ये कहा कि शहबाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म है। मगर इन सारी बातों के बावजूद जब हुकूमत खत्म हो गई है तो पहले उन्हें नवीद कमर साहब की बरवार कर दी है, और हालांकि नवीद कमर साहब का चीनी से और उससे कोई वास्ता नहीं, ये तो बाकायदा एक फैसला था। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जरा मैं उनकी भी टेक इस पे लेना चाहता हूँ। महमूद मौलवी साहब, आपने सुना इल्ज़ाम ये है कि आप लोग बुनियादी तौर पे बी टीम हैं नून लीग की, तो क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद नून लीग की वजह से आया? आप लोग नून लीग के कहने पे ये जमात बनाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, मगर मैं बड़े क्लियरली वाजे कर दूं, हम ना नून लीग की ए पार्टी है ना बी पार्टी है, हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। देखिए जो अब हम बात कर रहे हैं, देखें होता ये है कि हमने बाकायदा जो है पार्टी बनाई है, और उसके अंदर पंजाब में हमारे पास काफ़ी इलेक्टेबल्स जो आ चुके हैं, इंशाल्लाह सिंध में भी अभी हम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये कहना देखे हम एक दूसरे को कि ये इसकी बी पार्टी है, इसकी ये पार्टी है, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। बदकिस्मती से देखे अभी 13 जमातें एक साथ थी, आज ये अगर एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे तो हम करने क्या जा रहे हैं? इस मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो रहा है, वो इसी वजह से कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और ये चीज़ें जो है ना हम आवाम का सोच रहे हैं ना मुल्क की बेहतरी का सोच रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो फिर यही होगा कि 2-3 साल तक के लिए इमरजेंसी लग जाए और जो है इकनॉमी को सही किया जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे इत्तेहाद टूट जाएंगे, फिर देखें तो वही 5 साल के बाद फिर इलेक्शन नए हों। ठीक उसकी जिस डगर पे हम जा रहे हैं, तो मैं तो जो है इलेक्शंस नहीं देख रहा हूँ। उसकी वजह मैं ये देख रहा हूँ कि इकनॉमी को जो है ठीक करने के लिए इमरजेंसी लग जाएगी, और ये इकनॉमी को ठीक करना है, वरना ये देखें ना अनस्टेबिलिटी, एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। अच्छा महमूद मौलवी जी, महमूद मौलवी साहब, आपने फरमाया कि आप इलेक्शंस नहीं देख रहे क्योंकि जिस किस्म की माहौल है, जिस किस्म के इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस सारे माहौल के अंदर ये बात भी सामने आ रही है कि शायद
चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनसे भी कोई बातचीत हो रही है, कोई बैकडोर चैनल्स ओपन किए गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपके साबिक जो हैं चेयरमैन, आप भी उस जमात में रह चुके हैं, कि इमरान खान साहब कोई डील कर लेंगे? देखिए, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बदकिस्मती है ये, जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो डील कर लेते हैं, और ये डील करना कोई नई बात नहीं है। देखिए, लोग लाइनों में सालों से लगे हुए होते हैं, इसमें कौन सी दो बात है? किस पार्टी ने डील नहीं की है और कब डील नहीं की है? तो मेरा तो कहना है हम जो है आपस में पॉलिटिकल पार्टीज अगर लड़ती रहेंगी और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगी और आवाम के इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करेगी, तो मैं आपको बता दूं कि फिर मैं देख रहा हूं कि इलेक्शंस होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, कादर मंदोखेल साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने मिलकर हुकूमत भी की और अब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, लेकिन ये जो मौलवी साहब ने जिक्र किया है आपस के इख्तलाफात का, और अगर सियासी जमातें एक दूसरे से लड़ती रहेंगी तो उससे जमहूरियत को नुकसान होगा, क्या आप इससे एग्री नहीं करते? ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन इल्ज़ामात के बजाय फ़ौरन इंतखाबात का मुतालबा करें और सियासी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करें। अब आप देख रहे हैं महमूद मौलवी साहब मोहतरम है मेरे लिए, कितनी ज़बरदस्त ख्वाहिश है उनकी। यानी अगर कोई एक बल्ब भी टूट जाए तब भी इलेक्शन नहीं होगा, एक दूसरे को गाली भी दे तब भी इलेक्शन नहीं होगा। वो भाई, सियासी पार्टियों में गाली गलोच भी होती है, सियासी पार्टियों में इख्तलाफात भी होती है, एक दूसरे को गद्दार भी कहते हैं वगैरह वगैरह। ये तो सिलसिला आ रहा था, और महमूद मौलवी साहब की पिछली पार्टी ने तो पाकिस्तान की बुनियादी हिला दी है। तो अब ये कौन से बुनियाद ठीक करने के लिए इलेक्शन नहीं करा रहे? तो ये भी जरा बता दे। इस्तेकाम तो रख दी है, मगर इस्तेकाम जो है ना वो इस सूरत में होंगे, जारी बातें वो लोग इस्तेकाम ला रहे हैं जो पहले पाकिस्तान की बुनियादी शोधा के निशानात और MM आलम की जहाज और कोर कमांडर हाउस, जिसको जना हाउस और सारी चीजें उनने तबाह कर दिए करने के बाद अब वो इस्तेकाम ला रहे हैं। वो भाई साहब, इस्तेकाम कोई नहीं लाएंगे। ये नून लीग की बी टीम है और ये नून लीग के इशारे पे ये इसी तरह करते हैं कि देखो पाकिस्तान की सिर्फ दो पार्टी है। यानी मैं दूसरी पार्टी का आज मौलवी साहब की निशानदेही पे मैं कर रहा हूँ। एक नून लीग है, एक इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है जो कहते हैं इलेक्शन नहीं होगा या इज्तिमा होगा। भाई क्यों नहीं होगा? आईन में लिखा हुआ है कि 90 दिन आपके 6 नवंबर को पूरे हो रहे हैं। आप क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से? आइए ना, आपने तो बड़ी जबरदस्त काम किया। अच्छा, मंदोखेल साहब देखें, महमूद मौलवी साहब खुद भी इसका जवाब देंगे, लेकिन जिस जमात ने जो इल्जामात आपने लगाए 9 मई के हवाले से, इन्होंने तो वो जमात छोड़ दी। अब जो इलेक्शंस का मामला है उसमें डिलिमिटेशंस का मामला है, मर्दमशुमारी का मामला है, मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर तो आप लोग जाके दस्तखत करके आए और उसी वक्त लोग कह रहे थे कि ये फिर इंतखाबात डिले होंगे। तो महमूद मौलवी साहब के ऊपर तो ये इल्ज़ाम नहीं हम लगा सकते ना, ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का किया धरा है कि जो अगर इंतखाबात में डिले होता है। तो महमूद मौलवी साहब, वो ड्राई क्लीन की मशीन हमें भी बता दी वो किधर रखा हुआ है जहां से ये दुल के आ गए, पिछले सारे गुनाह इमरान खान के सर पे और ये बरी जुमा हो गए। ये भी तो जरा बता देना, इनको अभी पता ही नहीं है, आवाम के सामने जाएंगे। सर, अगर ये आपकी जमात में आ जाते तो फिर ठीक था, आपकी जमात में आ जाते तो ठीक था। सारे पुराने करतूत जो है ना वो सारे के मैं नहीं कहता हूँ हमारे पास आ जाए, मैं ये कहूंगा जो हमारे पास आ चुके हैं उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा। मगर ये इस तरह बात करके कि ये हम इस्तेकाम ला रहे हैं, तो भाई आप इस्तेकाम ड्राई क्लीन मशीन का नाम क्या है वो जरा बता दे। मेरे ख्याल में शेख रशीद गिरफ्तार हो गया, वरना वो बता देता ड्राई क्लीन मशीन। तो भैया मेरी बात सुनो, बात ये होता ना, हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जो नून लीग ने जो जबान खोली है पीपल्स पार्टी की हमारे शोधा के खिलाफ, तो हमारे पास बड़े जबरदस्त पॉइंट है, लेकिन हम कहना नहीं चाह रहे हैं और बड़ी गंद उछाल के गालियां दे के बाद में कहते हैं माफी मांगता हूं। तो भाई साहब, ये माफी शाफी अपने पास रख ले और आप अपनी दूध में रहें, क्योंकि हमारे पास भी जबान है, हमारे पास भी दलाइल है, हमारे पास भी सब है, हमारे पास भी वो एविडेंस है कि आपकी जो है ना वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। चले मैं जरा महमूद मौलवी साहब पे उनसे भी इस पे उनकी टेक लेता हूँ। सर, आपने सुना कादर मंदोखेल साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पे आपकी ख्वाहिश है कि छोटी सी भी कोई बात हो, अगर कोई बल्ब भी फ्यूज़ हो जाए तो आप कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोग एक तरह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। और दूसरा, एक तरफ जहाँ पे आप पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप नून लीग के साथ हैं, दूसरी तरफ तो नून लीग ने आपकी बड़ी विकेट गिरा दी। जहांगीर तरीन साहब के साथ हर जगह पर राजा रियाज खड़े होते थे, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान में आने के बजाय वो नून लीग में चले गए। तो क्या ये इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा लॉस है राजा साहब का नून लीग में जाना?
नहीं, मेरे ख्याल से कोई लॉस नहीं है। देखिए, जिसकी भी मर्जी वो कहीं पे भी चले जाए। देखिए ना, बहुत से लोग पीपल्स पार्टी से पीएमएल-एन में भी गए हैं, पीएमएल-एन से पीपल्स पार्टी में भी गए हैं, उसके बाद कुछ लोगों ने पीटीआई ज्वाइन किया था। ये देखिए, ये तो अपना अपना नजरिया है और मेरे ख्याल से इसमें बुराई क्या है। हम अगर सियासत को सियासत समझे, देखिए ना, बदकिस्मती ये है कि हम अपने तो, मेरा तो कहना ये, मेरा जो है कि हम अपने कल्चर को ठीक करें। जैसे मेरे भाई ने कहा, हम गालियाँ भी देते हैं, हम बुरा क्यों, हम बुरा बुरा कहते हैं। देखिए, हम तहजीब के दायरे में पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन, देखिए ना, कितनी खुशनुबी से अभी ये हुकूमत कर रहे थे। मैं देखिए ना, इसमें तो बड़ी खुशनुबी से हुकूमत कर रहे थे, एक वजीर खारजा, प्राइम मिनिस्टर मिलके। अब जैसे बदकिस्मती से इक़्तिदार से हम उतरते हैं, हम एक दूसरे को ये ऑल फॉल कहना, मेरे हिसाब से तो ये बद तहजीबी है और जो है होना नहीं चाहिए। जहाँ तक मंदोखिल साहब ने कहा कि बिल्कुल, अगर कोई इल्ज़ाम मेरे पे या जो किसी पे भी है, ठीक, उस पर अगर कोई इल्ज़ाम है, उसको मैं बिल्कुल, कानून के दायरे है, उसको मैं सॉल्व अगर होगा तो मैं कानून में, देखे, मैं कराची में, हमारे बुजुर्ग जो है कराची में पाकिस्तान बनने से पहले रह रहे हैं। मैं जो है इस शहर में जो है, मेरे वालिद साहब 1922 में पैदा हुए हैं, तो हम खुदा ना खास्ता ना इस शहर से भागने वाले हैं, इस शहर में ही बड़े हुए हैं, इस शहर में ही रहेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, हम इल्ज़ाम तराशे, देखें, हम एक दूसरे पे खुदारा इल्ज़ाम तराशी ना करें, कम से कम मेरी ये सियासत नहीं है। ठीक। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आप काफ़ी अर्सा तक तहरीक इंसाफ से भी वाबस्ता रहे, अहम रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के। अब बहुत सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। क्या जब आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे तो आप कोई ऐसी चीज़ आपकी तवज्जो की तरफ आई, या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जिससे ये चीज़ ज़ाहिर होती कि जमात में बड़ी करप्शन हो रही थी, और खुसूसन जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे वो किसी करप्शन में, माली बदउनवानी में मुलविस थे? देखिए, मैं एक चीज़ में आपको वाज़ेह तौर पर कह दूं, मैं भले पीटीआई छोड़ चुका हूं, मगर चेयरमैन किसी भी चीज़ में, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुलविस नहीं थे। हाँ, देखिए, अच्छे बुरे कौन से पार्टी में नहीं होते, हर पार्टी में जो है अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान माली तौर पे बदउनवान नहीं थे? आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई माली बदउनवान, क्योंकि देखिए, मैं कोई भी स्टेटमेंट कभी नहीं दूंगा जिसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट नहीं। ठीक है। कादर मंदोखिल साहब, अगर सिंध की बात की जाए तो वहाँ पे बज़ाहिर लगता ऐसे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है, लेकिन दीगर सूबों के अंदर उनको कोई ना कोई सियासी इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। क्या इस हवाले से आप लोग कुछ सोच रहे हैं? क्या नून लीग या JUIF या ANP के साथ दीगर सूबों के अंदर भी इत्तेहाद बन सकता है, या नहीं आप लोग सोलो फ्लाइट पे जाएंगे? देखिए, हम तो हमेशा जरदारी साहब का ये पॉलिसी रहा है, मुफाहमती पॉलिसी जो है ना, जरदारी साहब का हमेशा एक सोच रही है। हम तो सिंध में हमने 14 साल गवर्नर रखा MQM का, और हमें किसी स्टेज पे MQM की ज़रूरत एहतियात की थी नहीं है, उसके बावजूद हमने 14 साल गवर्नर जो है ना उसको दिया है। उसके बाद अगर आप पिछली हुकूमत का देख ले, जिस तरह जरदारी साहब ने काफ लीग और MQM को साथ लिया है, और वो भी आपके सामने है। और फिर ये मौजूदा हुकूमत जो, यानी पिछला जो हुकूमत था 16 महीने की, उसमें भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को आगे करके और सब कुछ उसके हवाले कर दिए, इख्तियारात, हर चीज़ उसके हवाले कर दी। हालांकि मैं बड़ा चीखता रहा असम्बली में भी, मीटिंग में भी, कि भाई ये सब कुछ उनको नहीं दो, हमें इत्यादी है, हमारे लोगों को भी इस तरह होना चाहिए। लेकिन चूंकि हुक्म था जरदारी साहब का, तो इस वजह से फिर हम खामोश रहे, कोई बोले नहीं है। फिर असम्बली के अंदर आपने देखा कि महमूद मौलवी साहब भी सही फरमा रहे हैं कि वहाँ पे कोई वजीर आता नहीं था, मेंबरान आते नहीं थे, और फिर जो चंद मेंबरान थे अपोजिशन के, चतराली साहब हो गए या महमूद साहब हो गए या 2-4 और थे, तो उसको 10 मरतबा स्पीच दे के उनको खामोश करते थे कि भाई कोरम पॉइंट आउट ना करो, ना एक दिन भी असेंबली चल नहीं सकती। उस वक्त भी मैंने ये कहा कि PTI ने बड़ी गलती की है, अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो ये हमारे 16 महीने की हुकूमत जो है ना, वो एक दिन ने भी चलना नहीं था, एक दिन असेंबली नहीं चला, क्योंकि जो वजीर बन गए उसके बाद तो वो असेंबली आना ही छोड़ दिया।
तो हम जैसे वो जो MNA थे और मेंबरान थे वो असम्बली आते थे, तो नून लीग का तो ये रहा है सारा। और अच्छा, एक और सर, जो आप गिला कर रहे हैं अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, और पीपल्स पार्टी ये वो बात कर रही जो पहले नून लीग कहती थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो क्या ये क्या बुनियादी तौर पे गिला शिकवा आपको क्या है? क्या कहीं और से उनको सपोर्ट मिल रही है और आप लोगों को दबाया जा रहा है? देखिए, उसकी बुनियादी मिसाल आपके सामने मैंने इस्तेकाम पार्टी का आपका हवाला दिया है, और दूसरा जो बलूचिस्तान में बहुत सारे जो रहनुमा बाप पार्टी के पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, और फिर चंद हफ्तों के बाद वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दिया है। तो ये तो दो वाज़ेह सबूत आपके सामने दलाइल के साथ मैंने रख दिए। तो इसका मतलब क्या है, और बाप पार्टी किसके कहने पे चल रही है, कौन सा बाप की कहने पे चल रही है, तो पूरा पाकिस्तान को पता है। तो मैं हमारा गिला ये है, या जो चेयरमैन बिलावल साहब ने जो गिला किया है वो यही है कि भाई जो लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है, ऐसा क्या पीपल्स पार्टी के अंदर कमजोरी नजर आई है जो ये लोग नून लीग में चले गए सारे, बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन इस हवाले से कोई ना कोई जो है ना वो जो बिलावल साहब ने गिला किया वो अपनी जगह पे और दलाइल के साथ मौजूद है। और फिर मैं एक और बात बता दूं कि मैं जिस कमेटी का चेयरमैन था मुलाजमीन का, और मेरे पास तमाम अदारे आते थे, वहां जितने भी पावर डिवीजन या दूसरे डिपार्टमेंट की जो बोर्ड थे, सारे बोर्ड के चेयरमैन नून लीग के थे, जो आज भी बैठे हुए हैं। तो यकीनन वो लोग किस तरह बैठे हुए आप देख रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ा मिसाल दूं, प्राइम मिनिस्टर का जो शहबाज शरीफ साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है तौकीर शाह साहब, वो आज भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। फिर उसके बाद अच्छा, वो काफी आपके गिले शिकवे। माइजा हमीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, जरा मैं चाहता हूँ जरा उनकी टेक भी हम लें। आपने अभी कादर मंदोखेल साहब को सुना, और जनरली भी जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये गिला कर रही है कि नून लीग के कोई फेवर्स दिए जा रहे हैं, नून लीग के लिए जो प्लेइंग फील्ड तैयार की जा रही है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ इन्होंने मिल के हुकूमत की, अभी तो जुमा 4 दिन नहीं हुए, तो अचानक आपने इनका साथ छोड़ दिया और इनके लिए मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी। हमने बिल्कुल इनका साथ नहीं छोड़ा। जो 16 महीने की 84 साल की हुकूमत थी, उसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज को जो जमहूरियत का तकाजा था उनको सब लेके साथ चले दिया था, मैंने किसी को नाराज नहीं किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कंप्लेंट नहीं आई कि इनको कोई इशू था मियां शहबाज शरीफ के साथ, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर PMLN के थे। लेकिन अब जो है इलेक्शंस करीब आ रहे हैं या इलेक्शन का माहौल बन रहा है, तो शायद पीपल्स पार्टी थोड़ी सी मासूम बन रही है, या शायद उनसे वो ग्राउंड कवर नहीं हो रहा जो उनका, और उनको लग रहा है कि सियासी तौर पे PMLN जो है उनकी सियासी सबसे बड़ी जो है उनकी मुखालिफ पार्टी है ताकत में। तो वो उनको काउंटर इस तरह करना चाह रहे हैं कि कभी किसी किस्म के इल्जाम लगा दें, कभी कोई ये कह दे कि उनको कोई फेवर्स मिल रही हैं। फेवर्स किसी को भी नहीं मिल रही थी। पीपल्स पार्टी थी, PMLN थी, पिछले 5-6 सालों से सारे सियासी काम का निशाना थे। और अब जब इलेक्शंस का अनाउंस होने जा रहा है या तकरीबन जो है माहौल बन रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी कदर ये सियासी एज लेना चाहती हैं कि वो एक दूसरे पे इल्जाम अभी तो एक तरफ से ही आ रहे हैं। तो अच्छा, इसमें माइजा हमीद साहिबा, जो अगर आप सियासी एज की बात करें, मुख्तलिफ लोग भी जमातों में शामिल हो रहे हैं, राजा रियाज साहब नून लीग में शामिल हो गए, तो क्या उससे भी आपको सियासी एज मिला है और कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी हो सकता है इस पे जेलस भी हो? देखिए, जेलस होना तो मेरे ख्याल में बनता है, बिकॉज आपको पता है कि जो पॉपुलर जमात है वो PMLN है, और जो है कायद मियां नवाज शरीफ साहब ही आ रहे हैं, तो इसकी पॉपुलैरिटी और लोगों की इंगेजमेंट और लोगों का जो है ज्यादा लोग इनकी तरफ आएंगे और सोचेंगे कि अब हमने ऐसी पार्टी में जाना जो पहले ही पॉपुलर जमात है। तो मेरा ख्याल है कि राजा रियाज साहब को एज मिली है अगर वो PMLN में शामिल हुए हैं, नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, मैं ब्रीफली अगर कादर मंदोखेल साहब आप बता सके, फिर मैं महमूद मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। सर, क्यों जेलस हो रहे हैं? अगर नहीं आए वो आपकी जमात में तो जेलस तो ना होगा जी। कम से कम राजा रियाज साहब से तो नहीं हो रहे बाकी भी बात की बात है। देख के तमाम अदारों के सरबराह नून लीग के बैठे हुए हैं, सबसे बड़े सूबे का गवर्नर नून लीग का बैठा हुआ है,
प्राइम मिनिस्टर उसमें तौकीर शाह से लेके सारे नून लीग के अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, 4 वफाकी वजीर नून लीग के बैठे हुए हैं। तो हम मुझे बताओ ना, हमें कहाँ से ये फेवर करेंगे, कहाँ से ये होंगे? आपके सामने दलाल के साथ बात करो। मेरा आपके तौर से मुतालबा है निगरान हुकूमत से कि पंजाब के गवर्नर को फौरी तौर पे जो है ना वो बरतरफ किया जाए, और तौकीर शाह समेत वफाकी वज़रा जिनकी नून लीग से ताल्लुक है उनको फौरी तौर पे मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ उसको बरतरफ किया जाए, और तमाम अदारे कारपोरेशन जो नून लीग ने अपने लोगों को चेयरमैन एमडी बनाया उनको सबको जो है ना वहां से अच्छा, ये आप मुतालबा तो कर रहे हैं, देखें इससे तो बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो निगरान सेटअप है वो तो आप सब लोगों ने मुशावरत से लगाया। निगरान वजीर आजम काकड़ साहब ने 1 महीने के अंदर 58 रुपीज़ कीमत में इजाफा किया पेट्रोल की फी लीटर, और आज वो 5 रोज़ा दौरे के ऊपर पहुंच गए हैं अमेरिका। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो चीन चले गए। तो इन सारे हालात में जो निगरान हुकूमत का किरदार है तो वो तो ऐसे लगता है कि दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, इसलिए उनको पता है कि वो वोट लेके तो आए नहीं है। तो महमूद मौलवी साहब, ये ज़रूरी नहीं है कि फिर एक मुंतखब हुकूमत आए जिसको ये डर हो कि अगर हम ऐसे फैसले करेंगे तो अवाम हमें वोट डाल के आउट कर देंगे। तो इस मईशत में तो तब ही इस्तेकाम आएगा जब इस तरह की निगरान हुकूमत जाएगी जिसको आवाम की कोई परवाह नहीं, बस घूमने फिरने का शौक है, और जेन्युइन मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो या तहरीक इंसाफ से हो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, ये जो है ये एटीएम गवर्नमेंट ये सब कुछ कर क्यों रही है, उसकी वजह ये है कि जब ये देखें आईएमएफ से जब डील हुई थी, ये तकरीबन इसमें ये बहुत सारी चीज़ें तय हो गया था, मगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सर ये लेना नहीं चाह रहा था, इसलिए ये इंटीरियम गवर्नमेंट कर रही है। मेरे ख्याल से इसमें कोई खबात भी नहीं है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज जो है जब कोई चीज़ अगर महंगी भी हो रही है उसको उस वक्त के लिए हम अग्री करें, ऑन बोर्ड लें, फिर उसको हल करें कि उसको नीचे कैसे लेके आएंगे। ये हमें नहीं करना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें देखें ऐसे हुई। आज जो इस मईशत की बर्बादी हुई है, मैं आपको एग्जांपल दूं, जब पाकिस्तान स्टील को जो है प्राइवेटाइज हो रहा था उस वक्त पीटीआई कह रही थी नहीं नहीं हम इसको चलाएंगे, उस वक्त इसको प्राइवेटाइज होने नहीं दिया। फिर जब पीएमएल एन की बारी आई, वो देखिए हम इस चीज़ों के ऊपर यही तो चीज़ है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ हम एक मिसा के मईशत बनाए। मिसा के जमहूरियत तो बहुत अच्छा जरदारी साहब ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं, जरदारी साहब एक मंजे हुए सियासतदान है। इस वक्त मेरा कहना है कि हम सब मिलके एक मिसा के मईशत बनाए लॉन्ग टर्म पॉलिसी इकनॉमी के ऊपर, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इकनॉमी स्टेबल नहीं हुई और फेल होने शुरू हो गई, आपको ये देखें पेट्रोल की कीमतें अलग है, बिजली की कीमतें अलग है, इंटरेस्ट रेट अलग है। आज जिस इंटरेस्ट रेट पे हम जा रहे हैं, मैं तो 4 से 6 महीने के अंदर 25% इंडस्ट्रीज को बंद होते हुए देख रहा हूँ। 25%, 24% के ऊपर कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है? इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक मिसाल के मईशत हम बनाएं और चीजों को बैठ के लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। उसके बाद हम सियासत बिल्कुल अलग अलग करें। हर एक का अपना व्यू होता है, पॉलिटिकल व्यू डिफरेंट है, और उसके ऊपर जो जीते उसको हम हुकूमत करने दें। बदकिस्मत होती है हमारे यहाँ, जब भी हम में से कोई भी हारता है हम दूसरे को बुरा भला कहते हैं। ठीक है, होना ये चाहिए। अच्छा मायजा अमीद साहब, अगर इंतखाबात में जाने की बात हो, 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए और उस वक्त जो पीडीएम और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत थी जिसमें पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल थे, वो भी मुखालफत करते रहे, उस तरीके से उन्होंने उस सारा जो अमल था उसमें रुकावटें डाली। लेकिन अब पीपल्स पार्टी तो वाज़े तौर पर यह मुतालबा कर रही है कि हमें इंतखाबात में जाना चाहिए, लेकिन नून लीग कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि उनकी ख्वाहिश है कि जितना डिले हो सकता है मामला डिले हो। तो ये तो एक ऐसी चीज है, कम से कम इसके ऊपर तो आपको पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुतालबा करना चाहिए कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हों। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई ने कहा कि जो है ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, देखिए जो भी वजीर बने हैं ब्यूरोक्रेट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं होती उनकी। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस के नीचे काम करते हैं, वजीर आला के नीचे काम करते हैं, वजीर आजम के नीचे काम करते हैं, तो उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। अगर वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते, मसलन पीएमएलएन से ताल्लुक रखते, तो फिर ऐसे लोगों को वफाकी हुकूमत जो है वो वजीर नहीं बनाती, क्योंकि ये निगरान हुकूमत है।
तो ये कहना कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो किसी पार्टी से या PMLN के साथ जो है उनका कोई ताल्लुक इसमें है, ये माइजा एक, हमीद साहिबा, हर आम सियासी बात जमात है के हमारे अपने अपने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हर सियासी जमात के। आप खुद सियासत को मुझसे ज़्यादा समझती हैं। SHO लेवल तक बंदे अपने नहीं, लगाए बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें अगर एक निगरान सेटअप आया है और उस पे इत्तेमाद पीपल्स पार्टी ने भी किया, जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी ने जो हुकूमत का हिस्सा रही पिछले 100 महीने में, तो उन्होंने इस सेटअप का हिस्सा बनी। उसके बाद ये उन्होंने वजीर आजम पे भी जो है वो जो है आपने भी कहा कि उस पे जो है सबसे इत्तेफाक किया। तो फिर ये जो है वजीर आजम की डिसीजंस हैं, उन्होंने ये कर रहे हैं। आपकी कंसंट्रेशन या आपका जो पीपल्स पार्टी का जो अटेंशन होनी चाहिए इस बात पे होनी चाहिए कि ये 16 महीने में क्या इनकी कारकर्दगी में कोई मसला था जो अब जो है उनको ये बात याद आ गई कि जो है नहीं, देखिए उनको ये बातें इसलिए याद आई ना कि ब्रीफली अगर आप तो बता ये भी हो सकें। सकता है कि शायद जी, सिंध जी। में ऐसी जो कारकर्दगी नहीं नजर आ रही जो उनको लगे कि अवाम उस तरह नहीं, वोट देगी, या देखिए, पंजाब में उनका ग्राउंड नहीं बन रहा तो जी। उनको लग रहा है। और अगर PMLN का ग्राउंड जो है वो बढ़ता जा रहा है या उतना है तो उनको ये भी डर है कि अच्छा, वो उनका गिला पता है क्या? आपके आने से पहले भी हमारे भाई कादर मंदोखेल ये कह रहे थे कि आप लोगों ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई और बुनियादी तौर पे आप ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब की तरफ पीपल्स पार्टी ना आए। ये गिला शिकवा है उनका। लेकिन ये तो अब मैं यही कहूंगी ना, जितना ब्यूरोक्रेट्स की बात करूंगी कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं होते। इसी तरह मैं कहूंगी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान के आइन में ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रजिस्टर करा सकती है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैदान में आ सकती है। इसमें हमारा क्या ताल्लुक है कि हमने जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी और हम अपने ही अगेंस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। सो आई थिंक ये बातें जो हैं ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय ठीक है, ठीक है, वक्त की कमी है। माइजा हमीद साहिबा, कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से जो इनको डर लग रहा है? I'm really sorry कादर मंदोखेल साहब, वक्त की कमी है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको पूरा मौका देंगे कि आप इसका भी जवाब दें। आप तीनों शख्सियात का, माइजा हमीद साहिबा, कादर मंदोखेल साहब और महमूद मौलवी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।